ऑल राइट दोस्तों, सो कैट 2021 स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के हमने पी वाई क्यूज़ ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम कैट 2021 स्लॉट 3 के पी वाई क्यूज़ करेंगे। 3 समरी, 3 पैरा जंबल और 2 ऑड वन आउट। और बस अब शुरू करेंगे। उससे पहले मैं अपना गेटअप चेंज करके जादू से आ रहा हूँ। जूम। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट समरी क्वेश्चन। समरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पैराग्राफ पढ़ो और पैराग्राफ पढ़ के सोचो कि एक लाइन में ऑथर क्या कहना चाह रहा है। तो मैं टाइम्ड मैनर में चलूंगा, आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। 1 मिनट में पैराग्राफ पढ़ना है आपको और अपने मन में सोचना है कि एक लाइन में ऑथर क्या कहना चाह रहा है। फिर आपको ऑप्शन पे लेके जाऊंगा। ऑल राइट, पैराग्राफ पढ़ लिया आई होप आपने 1 मिनट में। टेकिंग यू टू द ऑप्शंस, तो दीज आर द 4 ऑप्शंस। आराम से पढ़िए और चलो पोलैंड हो गया। आओ साथ में देखो। ओके, आओ साथ में पैराग्राफ देखते हैं। देखो कि मैं इस पैराग्राफ को किस तरीके से पढ़ता हूँ और किस तरीके से जो मैंने अभी आपको आरसी में सिखाया वही सब यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। कहता है द ह्यूमन माइंड इज वायर्ड टू सी पैटर्न्स। व्हाट डज इट मीन दैट यू आर ह्यूमन व्हेन समथिंग इज वायर्ड फॉर समथिंग? जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मैन आर वायर्ड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय ब्यूटीफुल वुमेन, मतलब भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब सुंदर कन्या आस पास होती है तो विचलित हो जाते हैं। या इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि विमेन आर वायर्ड टू फील समथिंग समथिंग, अब मैं एग्जांपल लूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बवाल हो जाएगा। तो व्हाट डज इट मीन टू से दैट ह्यूमन माइंड इज वायर्ड फॉर समथिंग? भाई बनाया ही ऐसे है, ऊपर वाले ने बनाया ही इस तरीके से है ह्यूमन माइंड को कि हम पैटर्न देखते ही देखते हैं। आगे, नॉट ओनली डज द ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन एज इट कम्स इन, तो ना सिर्फ ब्रेन प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को, इट ऑल्सो स्टोर्स इनसाइट्स फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, एवरी इंटरेक्शन इज एवरी interaction is cataloged in our memory. Every interaction is in our memory. Intuition draws from that deep memory well. Okay, तो हमको बताया जा रहा है कि हमारा ब्रेन क्या करता है? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो इंसाइट्स को स्टोर करता है। पास्ट एक्सपीरियंस के जो इंसाइट है उनको स्टोर करता है। हर इंटरेक्शन को हमारी मेमोरी में रखा जाता है। इंट्यूशन ड्रॉ करता है। ड्रॉ का मतलब क्या? इसी से निकालता है। जैसे मान लो बहुत सारे पैसे कहीं रखे हैं, जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं वहाँ से जाके निकाल लेता हूँ। तो इंट्यूशन भी इसी तरीके से ड्रॉ करता है। जैसे यू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, इंट्यूशन ड्रॉज फ्रॉम दैट डीप मेमोरी वेल टू इन्फॉर्म आर डिसीजंस। तो इंट्यूशन किस तरीके से इन्फॉर्म करता है हमारे डिसीजंस को? बाय ड्रॉइंग फ्रॉम द डीप मेमोरी वेल, जिसमें हमारे सारे पुराने एक्सपीरियंस शेयर होते हैं। In other words, intuitive decisions are based on data, not contrary to the data. तो जो इंट्यूटिव डिसीजंस होते हैं, इंट्यूशन बेस्ड डिसीजंस होते हैं, वो डेटा पे बेस्ड होते हैं, डेटा के ऑपोजिट नहीं होते। When we subconsciously spot patterns, the body starts firing neurochemicals in the brain and gut. तो जब भी हमको कोई पैटर्न दिखाई देता है तो क्या होता है? हमारी बॉडी न्यूरोकेमिकल्स फायर करना शुरू कर देती है ब्रेन में और गट में। आप ब्रेन पढ़ लो एएनबी में। दीज सोमैटिक मार्कर्स, अब ये दीज सोमैटिक मार्कर्स किसको बोला जा रहा है? पीछे जाके देखो, हमको बोला गया कि न्यूरोकेमिकल्स फायर होते हैं। तो ये जो सोमैटिक मार्कर्स हैं या ये जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, दे आर वॉट गिव अस द इंस्टेंट सेंस ऑफ समथिंग इज राइट और समथिंग इज नॉट। तो अब मुझे समझ में आया कि ये जो हमारे अंदर कभी कभी एक फीलिंग, एक सेंस आती है कि यार कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, यार ये मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे कभी कभी आपको एकदम इंट्यूशन जो होती है, इंट्यूटिव सेंस होती है कि दिस इज राइट और दिस इज नॉट राइट। ये कैसे होती है? असल में होता ये है कि न्यूरोकेमिकल्स आपको ब्रेन को बताते हैं। और ये न्यूरोकेमिकल्स कैसे कैसे आते हैं? हमारा ब्रेन जब भी पैटर्न स्पॉट करता है तो न्यूरोकेमिकल्स फायरिंग होती है। हमारा ब्रेन पैटर्न कैसे स्पॉट करता है? क्योंकि हमारे अलग अलग एक्सपीरियंसेस जो है पुराने स्टोर्ड होते हैं, और इंट्यूशन इन एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे पैटर्न स्पॉट करता है, न्यूरोकेमिकल्स फायर करता है और हमको फीलिंग आती है, इंट्यूशन आती है कि ये सही है सही नहीं है। Not only these automatic responses are faster than the rational thought, but also intuition draws from decades of diverse qualitative experience. आसान करता हूँ, कहते हैं ना सिर्फ ये जो ऑटोमेटिक प्रोसेस जो इंट्यूशन होते हैं ये रैशनल थॉट से तेज़ होते हैं, बट ऑल्सो हमारा इंट्यूशन कहाँ से ड्रॉ करता है? फ्रॉम एक्सपीरियंस, जो कि एक होली ह्यूमन फीचर है दैट बिग डेटा कुड नेवर अकम्प्लिश। और ये एक ऐसा इंसानी फीचर है, एक ऐसी इंसानी प्रॉपर्टी है जो बिग डेटा अकम्प्लिश नहीं कर सकता। व्हाट इज़ द पैराग्राफ अबाउट? आप बताओ। मतलब ऑप्शन पे जाने से पहले
अगर मैं एक लाइन में सोचूं कि एक लाइन में ऑथर क्या कहना चाह रहा है, सो बेसिकली ऑथर टेल्स अस हाउ इंट्यूशन वर्क्स, हाउ इंट्यूशन works by drawing from our past experiences, by identifying patterns. यही है, एक लाइन में यही है। इंट्यूशन किस तरीके से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, यूजिंग आर पास्ट एक्सपीरियंसेस, और उसके बेसिस पे हमको फीलिंग आती है कि कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ नहीं है। तो पहले अपने मन में मेन आइडिया ज़रूर फॉर्म कर लिया करो पैराग्राफ पढ़ के, बिफोर गोइंग टू ऑप्शंस। अब इसी मेन आइडिया को लेके ऑप्शंस पे जाएंगे और देखेंगे इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें हमको ये वाला मेन आइडिया देखने को मिल रहा है। आओ, कहता है इंट्यूशन इज इन्फिनिटली रिचर देन बिग डेटा। क्या ये मुद्दा है कि इंट्यूशन बिग डेटा से बहुत ज़्यादा रिच है? नहीं यार, इनफैक्ट बिग डेटा तो लास्ट में एक जगह कहीं पे आ गया था, डैश के बाद, वो भी। क्या पूरे पैराग्राफ में ये कंपैरिजन हो रहा है कि इंट्यूशन बिग डेटा से ज़्यादा रिच है, कम रिच है? नहीं, पैराग्राफ इज नॉट अबाउट कंपैरिजन बिटवीन इंट्यूशन एंड बिग डेटा। आगे, इंट्यूशंस आर ऑटोमेटिक प्रोसेसेस एंड आर देयर फॉर फास्टर देन रैशनल थॉट एंड सो डिसीजंस बेस्ड ऑन देम आर बेटर। क्या ये बात कहीं बोली गई है कि इंट्यूशन पे बेस्ड डिसीजन रैशनल डिसीजन के कंपैरिजन में बेटर होते हैं या वर्स होते हैं? इनफैक्ट ऐसा तो कहीं है ही नहीं कि कौन से वाले डिसीजंस बेटर होते हैं और कौन से वाले डिसीजंस वर्स होते हैं। ये तो बेसिकली आपने कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ नया बोल दिया जो पैसेज में था ही नहीं। और हमको पता है कि हमारे कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। सो एक बेसिक थंब रूल है समरी का कि जितना पैराग्राफ में दिया था हमको उतना ही पता है। हमारे पैराग्राफ में कभी भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, हमारी समरी में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकती जो पैराग्राफ में नहीं थी। तो ये तो न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई, तो इसको तो बाहर कर दो। थर्ड, इंट्यूशन ड्रॉज फ्रॉम डीप मेमोरी एंड मे नॉट बी रिलेटेड टू डेटा। वुड यू अग्री कि ये जो सी ऑप्शन है तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है? क्योंकि हमने तो पैराग्राफ में पढ़ा था कि इंट्यूशन इज बेस्ड ऑन डेटा नॉट कॉन्ट्ररी टू इट। तो हम ये भी हमको ध्यान रखना है कि जो कोई भी ऐसा ऑप्शन जो कॉन्ट्रडिक्ट कर दे मेरे पैराग्राफ में दी गई इन्फॉर्मेशन को, वो मेरी सही समरी नहीं हो सकती। इंट्यूशंस आर न्यूरोकेमिकल फायरिंग्स। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? हाँ, ये बात बोली गई है कि इंट्यूशंस आर न्यूरोकेमिकल फायरिंग्स बेस्ड ऑन पैटर्न रिकग्निशन। ये भी सही है, ब्रेन पैटर्न रिकग्नाइज करता है, जहाँ पे पैटर्न मिलता है न्यूरोकेमिकल फायरिंग्स देने लगता है। एंड ड्रॉज अपॉन द रिच एंड वास्ट डेटा बेस ऑफ एक्सपीरियंस। ये बात भी सही है कि हमारे पास्ट के एक्सपीरियंस से ही ड्रॉ करता है वो। सो देयर फोर 4 वुड बी द आंसर। यस, 51% लोगों का सही हुआ है। पीछे आई थिंक हम जाएंगे तो मिल भी जाएगा। यहाँ पे गुड थिंग इसकी बताता है कि पोल जो कंडक्ट हुआ था तो डी 45% लोगों ने फाइनली मार्क किया था। यस, आई होप क्लियर है सबको ये। तो अगेन यार, समरी का क्वेश्चन कैसे करना है? पहले आराम से पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ के समझना है कि एक लाइन में ऑथर क्या कहना चाह रहा है। अपने मन में प्रेडिक्ट ज़रूर करो। मैं यही वाले वीए प्रैक्टिस सेशन कराता हूँ, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। मंडे फ्राइडे को 1 PM हमारा यूट्यूब पे सेशन होता है, काफ़ी पॉपुलर सेशन है ये। सो यू कैन ज्वाइन मी ऑन 1 PM मंडे एंड फ्राइडे। हाँ, क्वेश्चन तो दोबारा से नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले मैं आपको पैराग्राफ दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले आप 1 मिनट में आराम से पैराग्राफ को पढ़ो, पैराग्राफ को समझो, एंड देन आई विल टेक यू टू द ऑप्शंस। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। रीड द पैरा। तो जितने लोगों ने हमको अब तक लाइक का दान नहीं दिया, जाके ऊपर लाइक दे दो। अच्छा, ये मत करना कि पहले लाइक दिया था दोबारा क्लिक किया हमारा पुराना लाइक चला गया। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि आपने पहले लाइक किया था, दोबारा दबाया, जो लाइक दिया था आपने वो वापस ले लिया। तो याद रखो, जीवन में दान, भेंट और लाइक दे के कभी वापस नहीं लेते, महापाप लगता है। तो लाइक, दान और भेंट कभी भी दे के वापस नहीं ली जाती, इसलिए लाइक दिया था तो उसको वहीं पे रहने दो। आओ साथ में पैराग्राफ देखते हैं। कहते हैं कि पीपल व्यू आइडलनेस एज सिन एंड इंडस्ट्रियसनेस एज वर्चू। अब आपको इंडस्ट्रियसनेस नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। लोग क्या लगता है, लोग देखते हैं आइडलनेस को एक सिन की तरह देखते हैं, पाप की तरह देखते हैं। आइडलनेस का क्या मतलब हो गया? खाली बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए हैं भाई, कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, बैठा हूँ जी, ऐसे पड़ा हूँ जिंदा। तो लोग आइडलनेस को एक पाप की तरह देखते हैं। अच्छा, आइडलनेस का उल्टा क्या होता है? आइडलनेस का उल्टा बिजी नहीं हो गया? सोचो, अगर लोग आइडलनेस को पाप की तरह देखते हैं तो पुण्य की तरह या वर्चू को किसको देखते होंगे? बिजी रहने को।
कि बिजी होना क्या माना जाता है, एक वर्चू माना जाता है, अच्छी चीज़ मानी जाती है। एंड इन द प्रोसेस हैव डेवलप्ड अनसेटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप विद देयर जॉब्स। तो अगेन ए एंड बी में से स्टार्टिंग में, अगेन समरी में मैं नहीं बोल रहा कि आपको सैप टेक्निक लगा के बाकी का हटा ही देना होता है, नहीं। स्टार्टिंग में इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल मीनिंग यू कैन यूज सैप टेक्निक टू अंडरस्टैंड कि मोटा मोटा पैराग्राफ किस बारे में। फिर उसके बाद बेटर ऑप्शन चूज करने के लिए यू कैन गो बैक टू द पैरा इफ नीडेड, बट स्टार्टिंग में एटलीस्ट व्हाट इज द पैराग्राफ लार्जली अबाउट, ठीक है। तो लोग आइडलनेस को सिन मानते हैं, बिजी होने को वर्चू मानते हैं। वर्क हैज़ बिकम अ वे फॉर देम टू कीप बिजी। तो काम लोगों के लिए क्या बन गया है, काम लोगों के लिए एक तरीका बन गया है बिजी रहने का। और देखो मेरी प्रेडिक्शन पता लगती है ना कि मतलब सही ही था वो, ठीक है। तो लोग बिजी रहने के लिए बस काम बहाना करते हैं, इवन दो दे मे फाइंड देयर वर्क मीनिंगलेस। तो अगर आपको अपना काम मीनिंगलेस भी लगता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता मैं क्यों कर रहा हूँ, वो माजी जैसे बोलते हैं ना, हमसे क्या पूछ रहे हो, हमको खुद नहीं पता क्या कर रहे हैं, पागल हैं कि क्या है। तो लोग जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं जो खुद उनको मीनिंगलेस लगता है, बट वो कर रहे हैं सिर्फ बिजी रहने के लिए। इन द नीड फॉर एक्टिविटी पीपल अंडरटेक व्हाट वाज वंस कंसिडर्ड वर्क एज हॉबीज। तो एक टाइम पे जिस चीज़ को काम माना जाता था, लोग आज की डेट में वो काम कर रहे हैं हॉबी के नाम पे, कि आप ये क्यों कर रहे हो भाई, आपका तो ये काम नहीं है, बस मेरी हॉबी है जी, मैं करता हूँ, काम कर रहा हूँ क्योंकि काम करना होता है, खाली नहीं बैठूंगा, काम करता दिखाई दूंगा। The opposing view is that hard work has made us prosperous and improved our health and education. तो एक दूसरा व्यू भी है। दूसरा व्यू क्या है कि हार्ड वर्क से क्या हुआ है, हार्ड वर्क हैज़ इम्प्रूव्ड आर हेल्थ एंड एजुकेशन। भाई ये भी तो सच है ना कि हार्ड वर्क से हमारी हेल्थ और एजुकेशन बढ़ी है। इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट इनोवेशन एंड लेबर, इट हैज़ ऑल्सो ब्रॉट इनोवेशन एंड टाइम सेविंग डिवाइस। इसकी वजह से इनोवेशन भी हुई है, ठीक है। कॉमा के बाद विच आ रहा है तो उसको मैं कट कर रहा हूँ। तो राउंड वन में एटलीस्ट जब मैं पैराग्राफ पढ़ता हूँ तो व्हाट आई डू इज आई ट्राई टू फोकस ओनली ऑन द लार्जर मीनिंग, आई ओनली ट्राई टू फोकस कि मोटा मोटा पैराग्राफ किस बारे में है। तो अब आप बताओ ये पैराग्राफ किस बारे में। एक तरफ ऑथर बोल रहा है कि लोग आजकल, मतलब लोगों का ऐसा हो गया कि भाई बिजी रहना है, खाली नहीं बैठना, कुछ ना कुछ करते रहना है। खाली बैठना पाप है, बिजी रहना पुण्य है, अच्छी चीज़ है। लोग कुछ ना कुछ करते ही जा रहे हैं। बट एक अपोजिंग व्यू भी है। पहला व्यू तो ये था जहाँ पे बिजी रहने को, मतलब नीडलेसली काम करने को बुरा माना गया। दूसरा व्यू ये है कि यार इसी हार्डवर्क की वजह से ही तो काफ़ी इंप्रूवमेंट भी तो आई है, इसी हार्डवर्क की वजह से इनोवेशन भी तो आई है, हेल्थ और एजुकेशन में भी तो इम्प्रूवमेंट आई है। तो अगर आप मुझसे पूछो कि ये पैराग्राफ किस बारे में, लार्जली दीज आर द टू अपोजिंग व्यूज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ कंसिडरिंग हार्डवर्क एज अ वर्चू। तो हम जो हार्डवर्क को वर्चू मान के बैठे हैं, हम जो बिजी रहने को वर्चू मान के बैठे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसका क्या नतीजा हुआ है। तो दो अलग अलग व्यूज़ हैं। एक व्यू ये है कि भाई इससे लोगों ने अपनी ज़िंदगी झंड कर ली है। लोग ऐसे हैं कि खाली बैठना ही उनको पाप लगता है, हर वक्त कुछ ना कुछ करते ही रहना है, चाहे मीनिंगलेस काम में लगे रहेंगे बट लगे रहेंगे, हॉबीज़ पकड़ रहे हैं बेकार में। और दूसरा व्यू ये है कि यार इससे कितना फ़ायदा भी तो हुआ, इससे कितनी तरक्की भी तो हुई है। तो आओ देखते हैं। पहला, hard work has overtaken all aspects of our lives and enabled economic prosperity, but it is important that people reserve their leisure time for some idleness. ये बात ऑथर ने कब बोली, मतलब ये क्या ये आपको नहीं लग रहा कि यार ये तो ऑप्शन में नई चीज़ आ गई। ऑथर ने बात बोला कि यार थोड़ा लेजर टाइम भी रखा करो यार, थोड़ा बच्चों के साथ खेलो, थोड़ा बाहर गार्डन जाओ, थोड़ा मूवी शूवी देखो। ये बात ऑथर ने कब बोली कि थोड़ा लेजर टाइम भी रखना चाहिए, ठीक। मतलब सी, ऑथर ने ये बोला है कि एक व्यू है कि लोग क्या करते हैं, पूरे दिन काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, बट ये बात कहाँ पे आई कि हमको थोड़ा टाइम भी रखना चाहिए लेजर के लिए। मुझे इस पर पता नहीं क्यों एक शेर सा याद आ रहा है, जबकि शायद यहाँ पे रेलेवेंट है भी कि नहीं है, कि हर सोनी चीज़ दा मालक तू थोड़ा रोब शोब भी रखा कर, हर सोनी चीज़ दा मालक तू थोड़ा रोब शोब भी रखा कर, तेरे पीले दंदा तो सदके जावा, कभी दंत मंजन भी कर लिया कर। तो यहाँ पे ऑथर क्या कर रहा है, एक सजेशन दे रहा है कि भाई कभी दंत मंजन भी कर लिया कर। इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सजेशन दे रहा है ऑथर खुद से कि भाई थोड़ा लेजर टाइम भी रख लिया कर अपना। तो ये तो गलत है यार, न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए समरी में बाहर। कहता है डिस्पाइट सम डिट्रैक्टर्स हार्डवर्क इज असेंशियल इन टुडेज वर्ल्ड टू एनेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो ठीक है, सेकंड वाला व्यू यही है कि हार्डवर्क ज़रूरी है आज की डेट में, ताकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो, एजुकेशन और हेल्थ हो और इनोवेशन। अब देखा जाए तो टू से मैं डिसएग्री नहीं करता।
हाउएवर इसमें सिर्फ सेकंड व्यू आया ना, वुड यू अग्री कि इसमें सिर्फ एक व्यू आ रहा है? हमारे पैराग्राफ में देखा जाए तो दो अलग अलग व्यूज़ दे रखे हैं, जबकि यहाँ पे मुझे सिर्फ एक व्यू देखने को मिल रहा है। तो यार ये तो गलत है ना, सिर्फ एक व्यू थोड़ी होना चाहिए। अगर आप सही समरी प्रेजेंट कर रहे हो तो यू शुड प्रेजेंट बोथ द व्यूज़ दैट हैव बीन गिवन। आप मानोगे कि पैराग्राफ में दो व्यूज़ दिए गए हैं, इनफैक्ट मुझे तो ज़्यादा फोकस पहले वाले व्यू पे लग रहा है। तो आप सिर्फ एक व्यू दोगे तो ये 50% करेक्ट है। तो अगर बाकी सारे ऑप्शन एकदम बेकार हुए तो इस पे आऊँगा। कहता है वाइल द आइडियलाइजेशन ऑफ हार्डवर्क हैज़ प्रोपेल्ड पीपल इनटू मीनिंगलेस जॉब, और ये था भी कि लोग मीनिंगलेस काम कर रहे हैं। तो जो आइडियलाइजेशन ऑफ हार्डवर्क है, आइडियलाइजेशन ऑफ हार्डवर्क क्या होता है कि हार्डवर्क को आप आइडियल मान रहे हो, हार्डवर्क को वर्चू मान रहे हो। तो हार्डवर्क की आइडियलाइजेशन की वजह से लोग मीनिंगलेस काम करने लग गए हैं और एंडलेस एक्टिविटी करने लग गए हैं। ये भी सही है कि लोग पूरे टाइम बिजी रहना चाहते हैं, बेकार में हॉबी पकड़ लेते हैं। इट हैज़ लेड टू ट्रिमेंडस सोशल बेनिफिट्स। इसने सोशल बेनिफिट कहाँ बोला? हेल्थ और एजुकेशन की बात करी ना। अब देखो, हमको समरी में वर्ड पे हंग नहीं होना होता, हमको ये नहीं देखना होता कि यार ये वाला वर्ड तो आया ही नहीं, सोशल कहाँ पे था। भाई इज देयर समथिंग दैट सपोर्ट्स दिस क्लेम कि सोशल बेनिफिट्स हुए हैं? हाँ, अगर हेल्थ और एजुकेशन में बेनिफिट हुए हैं तो सोशल बेनिफिट्स हुए हैं फ्रॉम द प्रॉस्पेरिटी एंड इनोवेशन। तो 3 को रख सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 3 आंसर है, लेट अस कीप इट, सेव इट फॉर नाउ। Some believe that hard work has been glorified to the extent that it has become meaningless। हैं कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हार्डवर्क को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया है कि यानी कि हार्डवर्क मीनिंगलेस हो गया। हार्डवर्क मीनिंगलेस थोड़ी हो गया, लोगों का काम मीनिंगलेस हो गया। भाई दो अलग अलग चीज़ें हैं, आप दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई कॉल मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन क्या होता है? जब आप दो चीज़ों को मिला के कुछ नया बना देते हो। हम ये नहीं बोल रहे कि हार्डवर्क को इतना ग्लोरीफाई किया गया कि हार्डवर्क मीनिंगलेस हो गया। हार्डवर्क मीनिंगलेस नहीं हुआ, लोगों की काम मीनिंगलेस हो गया, लोग मीनिंगलेस काम कर रहे हैं। तो ये तो मैनिपुलेट कर रहा है। आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यस, पिछला वाला समरी भी मेरे हिसाब से डुएबल था एंड आई बिलीव ये वाला समरी भी डुएबल है। यस, तरीका ये है कि पहला पैराग्राफ पढ़ो और जब पैराग्राफ पढ़ो उसके बाद अपने मन में सोचो कि एक लाइन में ऑथर क्या कहना चाहता है। आपके मन में अगर एक क्लैरिटी आ जाए ना कि ओके इन वन सेंटेंस दिस इज व्हाट द ऑथर इज एसेंशियली टेलिंग मी, बस वहाँ पे आपकी 60% गेम तो आप जीत गए वहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट। इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आपको बता दूं कि रमन सर की अरिथमेटिक डे मैराथन बिल्कुल अब बहुत पास आ गई है, 1 नवंबर को 8 PM। तो मेक श्योर दैट दिस इज़ वन मैराथन यू कैन नॉट मिस। लोग इंतज़ार करते हैं इसका कि हाय कब आएगी, रमन सर की मैराथन कब आएगी। ऑल्सो आप मेरी लास्ट लैप वर्कशॉप्स मत मिस करिएगा। दिस इज़ द VARC वीक। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर LRDI वीक आ गया, VARC वीक भी आना चाहिए, तो ये लो VARC वीक भी आ गया। 4 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, दीज आर द 3 डेट्स। सारे के सारे सेशंस यूट्यूब पे होंगे एंड द टाइमिंग विल बी 9 PM। रमन सर की वर्कशॉप 1 नवंबर को 8 PM, मेरी वर्कशॉप 4 नवंबर को 9 PM। तो 4, 6, 8 दीज आर द 3 डेट्स। टॉपिक्स भी मैंने मार्क कर दिए हैं, मेक श्योर यू डू नॉट मिस। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट समरी क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। सो दिस इज़ द लास्ट समरी क्वेश्चन, क्योंकि 3 समरी क्वेश्चन थे। आराम से पढ़िए, अपने मन में मेन आइडिया फॉर्म करिए। पोल शुरू कर रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। ऑल राइट, रिवीलिंग द ऑप्शंस। ऑल राइट, पोल एंड कर दिया मैंने। आओ इसको भी साथ में देख लेते हैं। कहता है कि ब्राज़ील्स ग्रोथ रेट हैज़ बीन लो येट। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या हो गया, हमको पता है बट येट हाउएवर रादर के बाद जो आता है इंपॉर्टेंट है। येट मोस्ट ब्राज़ीलियंस से देयर फाइनेंशियल सिचुएशन हैज़ इम्प्रूव्ड एंड एक्सपेक्ट इट वुड गेट इवन बेटर। तो अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं, A and B में से कोई एक पढ़ लिया फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि ब्राज़ीलियंस, ज़्यादातर ब्राज़ीलियंस को लगता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हुई है। उनको लगता है कि फाइनेंशियल सिचुएशंस बेटर हुई है इनकी। दिस इज़ बिकॉज मोस्ट इनकम्स आर राइजिंग फास्ट। और ऐसा क्यों हो रहा है, इनको ऐसा क्यों लग रहा है? ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि काफ़ी इनकम्स तेज़ी से बढ़ रही हैं, मिनिमम वेज बढ़ रही है, कम एम्प्लॉयमेंट है। तो ABC में से कोई एक पढ़ लो। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकम तेज़ी से बढ़ रही है। द रिजल्ट इज़, और इसका नतीजा क्या है? फॉलिंग इन इक्वालिटी एंड ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब ये अगेन डैश के आगे वाला पार्ट में डैश टू डैश या डैश टू फुल स्टॉप नहीं पढ़ता।
तो इसका नतीजा ये है कि इनक्वालिटी कम हो रही है और मिडिल क्लास ग्रो कर रही है। अगेन इसमें भी ए एंड बी में से आप कोई एक पढ़ सकते हो, रिजल्ट ये है कि इनक्वालिटी कम हो रही है। बट तो आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट दोबारा, कहता है कि बट डिस्पाइट रीसेंट इम्प्रूवमेंट, तो जो रीसेंट इम्प्रूवमेंट हुई है इसके बावजूद ब्राज़ीलियन इकोनॉमी इज स्टिल पेनफुली अनइक्वल। तो फोकस इस बात पे नहीं है कि रिजल्ट ऐसा हुआ है कि इनक्वालिटी कम हुई है ना, फोकस इस बात पे है कि इस सब इम्प्रूवमेंट के बावजूद ब्राज़ील की इकोनॉमी बहुत अनइक्वल है। अनइक्वल क्यों है? with poor Brazilians paying the biggest share of their income in taxes and getting the least back in government services। तो अगेन ए एंड बी में से कोई आप एक पढ़ सकते हो, पहला वाला पार्ट पढ़ रहे हो तो सेकंड कट कर दो। तो ऑथर बोलता है कि डिस्पाइट द रीसेंट इम्प्रूवमेंट ब्राज़ील की इकोनॉमी बहुत अनइक्वल है। क्यों अनइक्वल है? क्योंकि ब्राज़ीलियंस जो है वो जो गरीब ब्राज़ीलियन है वो अभी भी सबसे बहुत बड़ा शेयर ऑफ इनकम टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये पूरा पैराग्राफ किस बारे में, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? क्या ये इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर कि ब्राज़ील की ग्रोथ रेट कम रही है? नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इंपॉर्टेंट है तो ये इंपॉर्टेंट है कि ब्राज़ीलियंस को लग रहा है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हुई है। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि इनकम बढ़ गई है और इनक्वालिटी कम हुई है? नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि डिस्पाइट द इम्प्रूवमेंट ब्राज़ील की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। तो अगर आप मुझसे पूछो एक लाइन में कैसे लिखूंगा, डिस्पाइट द इम्प्रूवमेंट इन ब्राज़ील्स इकोनॉमी, despite the improvement in Brazil's economy and optimism of Brazilians, it मतलब इकोनॉमी के लिए it is still highly unequal, because poor Brazilians pay a lot more than their fair share of taxes। तो ये मेरे ख्याल से एक लाइन में पूरा पैराग्राफ आ गया। ऑथर ये कहना चाह रहा है कि सिचुएशन जो ब्राज़ील की इकोनॉमी की इम्प्रूव हुई है और जो ब्राज़ीलियंस भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो रखे हैं, इस सब के बावजूद सच तो यही है, रियलिटी तो यही है कि ब्राज़ील की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। और वो पेनफुल इसलिए है क्योंकि अभी भी अगर आप देखो तो जो पुअर ब्राज़ीलियंस हैं दे एंड अप पेइंग अ लॉट मोर टैक्स देन दे आइडली शुड। तो आओ देखते हैं। कहता है कि गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैव मास्क द अनफेयर टैक्सेशन ऑफ द पुअर दैट इज़ लाइकली टू डीस्टेबलाइज। ये बात कहीं पे आई क्या? इट इज़ लाइकली टू डीस्टेबलाइज ब्राज़ीलियन इकोनॉमी इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो ये तो न्यू इन्फॉर्मेशन हो गई, और हमको पता है कि न्यू इन्फॉर्मेशन कभी नहीं होनी चाहिए हमारे पैराग्राफ में, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो रूल आउट कर दो। ये मैं थोड़ा खुद को एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप देख पाओ कि 5 सितंबर को शुरू हो रहा है हमारा बूस्टर कोर्स। तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई, और मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा जो सही समरी का क्वेश्चन होता है उसमें कभी भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट कहता है कि विद राइजिंग इनकम्स एंड फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट ब्राज़ीलियंस आर बीइंग मिसलेड इनटू थिंकिंग द इकोनॉमी इज़ डूइंग वेल। अब ये सही हो सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इसमें अनफेयर वाली बात आई क्या? इसमें ये वाली बात आई कि इट इज़ स्टिल मतलब द टैक्सेस आर अनफेयर टू द पुअर ब्राज़ीलियंस। तो इसमें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो गया। जो अपना बट वाला पार्ट था वो तो पूरा का पूरा रह ही गया। आगे, मोस्ट ब्राज़ीलियंस फील दैट दे हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द रिसेंट इकोनॉमिक इवेंट्स बट द पुअर कॉन्टिन्यू टू बी डेल्ट अनफेयरली बाय द स्टेट। ये ठीक लग रहा है ना कि देखो जो गरीब है उसको अभी भी स्टेट अनफेयर तरीके से डील कर रही है। और ये पीछे वाली बात भी आ गई कि ज़्यादातर ब्राज़ीलियंस को लगता है कि उनको बेनिफिट हुआ है रीसेंट इकोनॉमिक इवेंट से। तो इसको रख लेते हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव बेनिफिटेड मैनी ब्राज़ीलियंस बट दे आर अनअवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं। दे आर अनअवेयर ऑफ द इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स कौन सी बोली? इसने कोई बोला कि आगे चल के प्रॉब्लम आने वाली है, इम्पेंडिंग प्रॉब्लम है? नहीं, ये तो कहीं नहीं बोला कि इम्पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं आने वाली हैं। दूसरा, यही मुझे तो यही दिक्कत लग रही है सबसे बड़ी। ये तो न्यू, जिसने न्यू फैक्टर न्यू वेरिएबल की बात कर दी, तो आंसर 3 हो जाएगा मेरे हिसाब से, राइट। तो हमने 3 क्वेश्चन किए समरी के। कोई डाउट हो तो पहले तो पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से तो तीनों समरी के क्वेश्चंस डुएबल थे, ठीक है। सो ऑल 3 वर डुएबल। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि सर क्या आप पैराग्राफ इस तरीके से पढ़ते हो, सर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था, वो तो जो हमने कट किया वहाँ पे हो सकता है हुआ हो। देखो, आप ये मत बोलो कि सर इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब कहीं पैराग्राफ में नहीं है।
पहले तो इंश्योर कर लो कि जो हमने कट किए कहीं ऐसा तो नहीं जो पार्ट हमने कट किया वहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म हो। दूसरा, अगर आप सोच रहे हो कि क्या सर ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ पार्ट मिस हो जाएगा, देखो मैं जब इस तरीके से कट करके पढ़ता हूँ पैराग्राफ को स्टार्टिंग में, तो वहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव होता है बस मोटा मोटा पैराग्राफ क्या है वो समझना, मेन आइडिया समझना। अब अगर मान लो मुझे दो ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जो दोनों क्लोज हैं, दोनों सही लग रहे हैं, तो मैं पैराग्राफ पे जाऊँगा, तो मैं वेरीफाई करूँगा कि कौन सा वाला पार्ट एक्चुअल में दिया है और कौन सा पार्ट नहीं दिया, और तब मैं एकदम ऑप्शंस को एकदम क्लोजली पढ़ूंगा, एकदम क्लोजली स्क्रूटनाइज करूँगा, फ्रेज बाय फ्रेज देखूंगा। यस, ऑल राइट। तो वी आर डन विद द 3 समरी क्वेश्चंस। नेक्स्ट पैराजंबल पे आ जाते हैं। हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं पैराजंबल के, और वो पैराजंबल के क्वेश्चंस हम साथ में करेंगे। अब अगेन पैराजंबल के क्वेश्चंस भी हम मेरे तरीके से करेंगे, मेरे स्टाइल से करेंगे। मैं पैराजंबल के क्वेश्चन किस तरीके से करता हूँ दोस्तों, व्हेन इट कम्स टू पैराजंबल आई हैव अ वेरी यूनिक, आई हैव अ वेरी डिफरेंट स्टाइल, जो हम अपने वीए प्रैक्टिस सेशंस में भी यूज़ करते हैं। क्या स्टाइल है मेरा? मेरा मानना है कि जब भी आपको एक टीटा पैराजंबल मिले, ये मैं सिर्फ टीटा यानी सब्जेक्टिव पैराजंबल की बात कर रहा हूँ, जब भी हमको टीटा पैराजंबल मिलता है हमको क्या करना चाहिए? मेरा मानना है सीधा सीधा पैराजंबल में छलांग नहीं मारनी होती। क्या करना होता है? वेन एवर यू गेट अ टीटा पैराजंबल, द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, आपको एक कैजुअल रीडिंग, एक नॉर्मल रीडिंग देनी है। नॉर्मल रीडिंग का मतलब क्या होता है? एकदम आराम आराम से नहीं पढ़ना, आप एक नॉर्मल रेट पे बस एक बार क्विक रीडिंग दे दो, एक नॉर्मल रीडिंग दे दो। और ये नॉर्मल रीडिंग देने के बाद आप ये देखो कि आपको गट फीलिंग क्या आ रही है। जैसे अभी इंट्यूशन वाला क्वेश्चन किया था ना, तो होता क्या है कि आपने जो बहुत सारे पैराजंबल सॉल्व कर रखे हैं तो आप पैटर्न देख पा रहे हो। तो होगा क्या कि जब आप पैटर्न देखोगे अंदर से न्यूरोकेमिकल फायरिंग होगी, और आप जो न्यूरोकेमिकल फायरिंग होगी बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस, स्टोर्ड एक्सपीरियंसेस, तो आपको एक इंट्यूशन आ जाएगी कि करने वाला पैराजंबल है छोड़ने वाला। तो बेसिकली जो आपकी गट फीलिंग होगी क्या होगी? यहाँ तो गट फीलिंग होगी कि हाँ यार आई फील कॉन्फिडेंट दैट आई कैन सॉल्व दिस पैराजंबल, या फिर आपको होगा कि नो यार आई डोंट फील कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट श्योर कि मैं ये पैराजंबल कर पाऊंगा सॉल्व। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आपको श्योरिटी नहीं आ रही, तो मैं तो बोलता हूँ कि आप उस पैराजंबल को वहीं पे छोड़ दो। वहीं पे छोड़ दो से मतलब ये नहीं है कि मार्क मत करो कुछ, इसको वहीं पे छोड़ दो का मतलब है मार्क एनीथिंग, मतलब इंडी पिंडी पापा शिंडी करके कुछ भी मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं यार मुझे तो लग रहा है कि ये वाला पैराजंबल मैं सॉल्व कर पाऊंगा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इट, इन दैट केस यू कैन अटेम्प्ट। बट अगर आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो ना, तो आप मैक्सिमम 90 सेकेंड्स लोगे, 90 सेकेंड्स से ज़्यादा नहीं लोगे। 90 सेकेंड्स के मैं वैल्यू पे कैसे पहुंचा? क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब आप नॉर्मल रीडिंग देते हो तो नॉर्मल रीडिंग में आपको 30 सेकेंड तो लग जाते हैं, है ना। अगर 30 सेकेंड में आपने सेंटेंसेस पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि अरेंज हो जाएगा, तब आप अटेम्प्ट करो। बट स्टिल आप मैक्सिमम 90 सेकेंड ही लोगे, क्योंकि हम टोटल 2 मिनट का टाइम स्पेंड कर सकते हैं पैराजंबल पे। तो 30 सेकेंड तो ऊपर ही खर्च हो गए थे, तो मैक्सिमम 90 सेकेंड और लोगे। और ये 90 सेकेंड भी आप तभी लोगे जब आप कॉन्फिडेंस आ रहा हो कि ये पैराजंबल हो जाएगा। अगर लेट्स से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है? तब आपको IPPS थ्योरम यूज़ करना है। तो ये मैंने बहुत सोच समझ के IPPS थ्योरम बनाया, काफ़ी रिसर्च करी मैंने, काफ़ी साइंटिफिक बेसिस है इसका। पीछे इस पे कुछ मेरे IIT में दोस्त हैं, उनसे भी इसको लेके डिस्कशंस हो रहा था, काफ़ी हमारी लंबी बहस हुई, बट फाइनली दे ऑल्सो अग्रीड कि हाँ लोकेश यार इसमें दम तो है। तो IPPS थ्योरम बेसिकली है इंडी पिंडी पापा शिंडी। तो इंडी पिंडी पापा शिंडी का क्या मतलब होता है? अगर मान लो 30 सेकेंड्स में आपने सेंटेंसेस पढ़े और आपको नहीं कॉन्फिडेंस आ रहा कि नहीं यार आई डोंट थिंक ये मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं श्योर हूँ अरेंज हो जाएगा, तो आपको क्या करना है? इंडी पिंडी पापा शिंडी IPPS थ्योरम लगाना है और कुछ भी आंसर मार्क कर दो और आगे बढ़ जाओ, बस दैट्स इट। ये करना है आपको, ठीक है। आज ये मैंने रिवील कर दिया कि IPPS थ्योरम क्या है, अब तुमको बता दिया, आगे मत बताना। ये हमारी पेड, अब कोई बोले कि सर आप ये पूरा ही बंदा फर्जी है, इसकी सैप टेक्निक भी ऐसी होगी, स्कैनिंग भी ऐसी होगी, और काफ़ी लोग ये करेंगे भी। जैसे अब मान लो किसी और को पता लगा IPPS ये है, तो लोग फैलाएंगे कि देखो IPPS थ्योरम जो बोलता है ना, ये है इसका IPPS थ्योरम। भाई ये मस्ती मजाक में बनाया, अदरवाइज सैप टेक्निक स्कैनिंग मेथड काम की चीज़ है। जिन्होंने सीखा है, जिन्होंने जो यूज़ करते हैं, उनसे पूछो तो बताएंगे। वही अनिरुद्ध, ये बताना नहीं था, ये एकदम मुंह से निकल गया, वो हो गया अनिरुद्ध कि अरे भैया मेरी जबान टूट गई भैया, मेरे मुंह से निकल गया, मैं मर ही गया, वो हो गया ये मुझ से। ऑल राइट, चलो तो शुरू करते हैं। मैं आपको पैराजंबल्स पे लेके जाऊंगा और मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से पैराजंबल कराऊंगा जिस तरीके से मैंने अभी बताया।
सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव यू ईच पैरा जंबल फॉर 30 सेकेंड्स, और 30 सेकेंड्स में आपको जज करना होगा कि इसको आप फर्दर 90 सेकेंड्स दोगे या नहीं दोगे, ठीक है? ऑल राइट, चलो तो रेडी हो जाओ, 30 सेकेंड्स मिलेंगे आपको एक पैरा जंबल के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स फॉर द फर्स्ट पैरा जंबल। ऑल राइट, 30 सेकेंड्स पूरे हो गए, तो मैं इसलिए आपको मैं अब पैरा जंबल नहीं दिखा रहा। 30 सेकेंड्स पूरे हो गए, पोल शुरू कर दिया मैंने, मार्क करो, बताओ क्या लगता है, क्या इस पैरा जंबल को और 90 सेकेंड्स देना चाहोगे? आपको लगता है कि दिस पैरा जंबल इज़ वर्थ योर 90 सेकेंड्स मोर? कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ सर ये अरेंज हो जाएगा, या लग रहा है कि नहीं सर इसका तो डाउट ही लग रहा है, होगा नहीं होगा? सो दिस इज़ हाउ वी डू इट, 30 सेकेंड्स। एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड्स यू हैव टू डिसाइड करना है या नहीं करना। तो अगर मैं आपके आंसर देखूं तो 75% 80% बोल रहे हैं कि करना है, मेरे को भी ये लग रहा है कि करने वाला है। तो मैं आपका पोल एंड कर रहा हूँ, इट्स ओके। पोल अगर आप नहीं भी मार्क कर पाए तो रोना मत, कोई ये बड़ा पोल नहीं है। अब मैंने पोल एंड कर दिया, अब मैं आपको दोबारा पैरा जंबल पे लेके जाऊंगा और अब आपके पास एग्जैक्ट 90 सेकंड्स होंगे। तो मैं दोबारा पोल शुरू कर रहा हूँ। दिस टाइम यू विल गेट एग्जैक्टली 90 सेकंड्स, और 90 सेकंड के एंड में आपको आंसर डिसाइड करना है। स्टार्ट। ऑल राइट, आपका टाइम अप हो गया। जो भी आंसर लग रहा है कमेंट में डाल दीजिए। 1.5 मिनट हो गया, टाइम अप है आपका। चलो, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि सब लोगों ने पैरा जंबल अटेम्प्ट कर लिया। अगर अभी तक आपने अपना आंसर फॉर्म नहीं किया तो एनीवे योर टाइम इज अप। देखते हैं इसको कैसे अरेंज करेंगे। कहता है रेस्टिट्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स टू ओरिजिनल कल्चर्स कुड फेस लीगल ऑब्स्टिकल्स। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? रिस्टोरेशन। तो अगर हम रिस्टोर करें, किसको रिस्टोर करें? आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अगर जो आर्टिफैक्ट्स है उनको रिस्टोर किया जाए, यानी रिटर्न किया जाए ओरिजिनल कल्चर को, तो उसमें लीगल हर्डल्स हो सकते हैं, लीगल चैलेंजेस हो सकते हैं। अब क्या कोई सेंटेंस है जो इससे कनेक्ट हो रहा है? आओ देखते हैं एक एक करके। एज मैनी वेस्टर्न म्यूजियम्स आर लीगली प्रोहिबिटेड। तो क्यों लीगल ऑब्स्टिकल आ सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे जो वेस्टर्न म्यूजियम्स हैं वो लीगली प्रोहिबिटेड हैं, कि वो अपनी कलेक्शंस को डिस्पोज नहीं कर सकते। मतलब लॉ सेज कि आप अपनी जो भी कलेक्शन है वो आप किसी और को नहीं दोगे। आगे कहता है दिस इज इन रिस्पॉन्स टू। तो ये दिस इज इन रिस्पॉन्स टू किसके लिए है? वॉट इज इन रिस्पॉन्स टू? कौन सी चीज है दैट इज बीइंग डन इन रिस्पॉन्स टू कंट्रीज लाइक नाइजीरिया विच आर प्रेशराइजिंग यूरोपियन म्यूजियम्स टू रिटर्न देयर प्रेशियस आर्टिफैक्ट्स लूटेड बाय कोलोनाइजर्स इन द पास्ट। तो नाइजीरिया बोल रही है कि तुम जो हमसे लूट के ले गए थे जो सामान हमसे, जब तुमने हमें कोलोनाइज किया था, वो वापस करो। और इन इट दिस इज इन रिस्पॉन्स टू दोज रिक्वेस्ट। व्हाट इज इन रिस्पॉन्स टू दोज रिक्वेस्ट? पढ़ते हैं आगे। म्यूजियम्स इन यूरोप टुडे आर स्ट्रगलिंग टू कम टू टर्म्स विद देयर कॉलोनियल लेगेसी। तो जो यूरोप के म्यूजियम्स हैं आज क्या कर रहे हैं? वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी कॉलोनियल लेगेसी, अपनी कॉलोनियल हिस्ट्री को एक्सेप्ट करने में। सम टेकिंग स्टेप्स टू रिटर्न द आर्टिफैक्ट्स। तो कुछ म्यूजियम तो क्या कर रहे हैं? कुछ म्यूजियम तो अपने जो आर्टिफैक्ट्स हैं उनको रिटर्न कर रहे हैं, बट नॉट वांटिंग टू लूज देयर प्राइज्ड कलेक्शन। तो वो अपनी प्राइज्ड कलेक्शन को खोना नहीं चाह रहे, बट स्टिल वो स्टेप्स ले रहे हैं रिटर्न करने के लिए। क्यों ले रहे हैं? दिस इज इन रिटर्न टू रिस्पॉन्स टू कंट्रीज लाइक नाइजीरिया। तो अब मुझे पता लगा कि 3 के बाद 2 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? सोचो, पहले कोई डिमांड करेगा। आप यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि म्यूजियम्स क्या कर रहे हैं? म्यूजियम्स रिटर्न कर रहे हैं अपने आर्टिफैक्ट्स। अब म्यूजियम्स क्यों रिटर्न कर रहे हैं? क्या ये एक तो हो सकता है कि इनका खुद का ज़मीर जाग गया हो, इनके अंदर की अंतरात्मा जाग गई हो कि ये गलत है, ये तुम्हारा नहीं है, दूसरों से लूटा हुआ है। तो ऑथर बोलता है दिस इज इन रिटर्न टू डिमांड। तो दिस इज इन रिस्पॉन्स टू व्हाट इज इन रिस्पॉन्स? ये जो म्यूजियम रिटर्न कर रहे हैं ना आर्टिफैक्ट्स, दैट रिटर्निंग इज इन रिस्पॉन्स टू कंट्रीज लाइक नाइजीरिया। ओके, अगला सेंटेंस देखो। अगला सेंटेंस कहता है कि लीगल हर्डल्स नॉट विथ स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का क्या मतलब होता है? डिस्पाइट। जब भी नॉट विथ स्टैंडिंग वर्ड आए ना, उसको काट के डिस्पाइट डाल दो। कहता है डिस्पाइट लीगल हर्डल्स पॉलिटिशियंस
एंड इंस्टीट्यूशंस वुड नाउ लाइक टू डिफ्यूज द कॉलोनियल टाइम बॉम्ब्स। तो ये डिस्पाइट लीगल हर्डल्स किससे कनेक्ट करेगा? वन ने क्या बोला था? वन ने बोला था कि देर आर लीगल हर्डल्स, तो लीगल हर्डल्स कहाँ पे आए? लीगल ऑब्स्टिकल्स आए वन में। और फोर बोल रहा है कि बट डिस्पाइट दोज लीगल हर्डल्स पॉलिटिशियंस वगैरह क्या कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि नहीं यार इसको दे दो। तो वन के बाद फोर आना चाहिए। वन ने बोला लीगल हर्डल्स के बारे में बात करी, देर आर लीगल हर्डल्स, और फोर ने कहा डिस्पाइट लीगल हर्डल्स। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब 1 4 और 3 2 ये दो मेरे को पेयर मिल गए, इनमें से पहले कौन सा आना चाहिए? क्या मैं शुरुआत कर सकता हूँ वन से? रेस्टिट्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स टू ओरिजिनल कल्चर्स को फील नहीं, यार ये कॉन्सेप्ट ही मतलब कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मिल रहा। इस बात को समझो कि आप हम कहाँ से शुरुआत करते हैं पैराजंबल की, जहाँ से थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिले। तो सोचो अगर मैं शुरुआत सीधा यूं कर दूं कि रेस्टिट्यूशन ऑफ आर्टिफैक्ट्स टू ओरिजिनल, कौन से आर्टिफैक्ट, किसके पास है आर्टिफैक्ट, कौन मांग रहे हैं इन आर्टिफैक्ट्स को, तो इसलिए ज़्यादा सेंस बनेगी कि पहले 3 आए। 3 बोलेगा कि जो म्यूजियम्स हैं वापस कर रहे हैं, फिर 3 2 आ गया, 1 4 आ गया, 3 2 1 4 इज़ द आंसर। अब मुझे बताओ इन रेट्रोस्पेक्ट क्या लगता है आपको, होने वाला पैराजंबल था कि छोड़ने वाला था? आई वुड से कि किया जा सकता था। देखो, आप ये मान के मत चलो कि सब्जेक्टिव पैराजंबल तो छोड़ने वाले ही होते हैं। आप ये मान के मत चलो कि देखो पैराजंबल होना तो है नहीं, होना तो गलत ही है। जैसे वो बचपन में था, मैं बोलता था फलम फले फलानी, संस्कृत कभी ना आनी, आनी भी तो भूल जानी, मास्टर जी से मार खानी। तो आप ये मत सोचो कि सब्जेक्टिव पैराजंबल तो होता ही नाश पीटा है, होना तो होता नहीं है। ये नेगेटिव मार्किंग नहीं देता बट टाइम खराब करता है, नहीं। पैराजंबल मैं ये बताता भी हूँ क्लास में, आपको दिखा भी देता हूँ। सो मेरा ये मानना है कि पैराजंबल कैन बी एन एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम और कैन बी अ वेरी पुअर इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम। अब हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा वाला पैराजंबल एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम होता है, कौन सा वेरी पुअर होता है? उसी के लिए तो ये वाला मेथड है ना यार मेरा, कि आप एक नॉर्मल रीडिंग करो और देखो 30 सेकेंड्स के बाद आपको क्या फीलिंग आ रही है। अगर आपको लगे दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम तो इन्वेस्ट 90 मोर सेकेंड्स, अगर लगे दिस इज़ नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम तो छोड़ दो। ठीक है, ऑल राइट्स। इसी तरीके से अगला पैराजंबल भी करेंगे। तो आपको मैं एग्जैक्ट 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज रीड ऑल द सेंटेंसेज इन 30 सेकेंड्स। ऑल राइट, मैंने 30 सेकेंड्स बोला था बट आपको 40 सेकेंड्स दे दिए। तो दोबारा से अब आपको डिसाइड करना है कि क्या लगता है ये करने वाला पैराजंबल है या छोड़ने वाला। तो 30 to 40 सेकेंड्स ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 30, 30 से 40, तो 40 सेकेंड दे दिया आपको। क्या फीलिंग आ रही है? डू यू थिंक इसको 90 सेकेंड्स देने चाहिए, या आपको लग रहा है कि नहीं सर इसको 90 सेकेंड नहीं देने चाहिए? तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर इसको 30 90 सेकेंड और दे सकते हैं तो ठीक है, 90 सेकेंड और देंगे। बट अगर आपको फीलिंग आ रही है कि नहीं सर ये मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे? इसी के लिए मैंने आपको IPPS थ्योरम सिखाया। अच्छा एक चीज़ समझो, मजाक में मैं बोल देता हूँ IPPS थ्योरम, बट जब आप मार्क भी करते हो ना 30 सेकेंड के एंड में, तो एकदम रैंडमली मार्क नहीं करना होता। आपने यार 30 सेकेंड्स पढ़ा, कुछ तो समझ में आया, कुछ अगर आपको सेंस लगी कि ये पहले बाद में, तो थोड़ा बहुत जो आपको लग रहा है उसके बेसिस पर डाल दो। बट हाँ, इसमें टाइम और वेस्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे कि नहीं एक मिनट और कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यहीं पे छोड़ दो। अभी के लिए स्टिल मैं आपको 90 सेकेंड्स दे देता हूँ, जस्ट सो दैट आप वेरीफाई कर सको कि आपका डिसीजन सही था कि नहीं था। ठीक है, तो आई एम टेकिंग यू बैक एंड आई विल गिव यू एग्जैक्टली 90 सेकेंड्स। स्टार्ट। ऑल राइट, टाइम अप। जो भी आंसर है कमेंट में डाल दीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं डाला तो माना जाएगा कि आपका आंसर फिर नहीं काउंट होगा। ओके, हो सकता है कुछ लोगों का ये पैराजंबल सही भी हो गया हो, बट अंडरस्टैंड कि क्या आपने पैराजंबल पहले कर रखा है या क्या आप पहली बार कर रहे हो? ऑल्सो मैंने सॉरी, एक तो मैंने थोड़ा सा पैराजंबल छुपा भी दिया ये, बट मुझे नहीं लगता उससे बहुत फ़र्क पड़ा होगा। तो ये सारे के सारे कैट क्वेश्चंस हैं, और अगर आपने ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है, दूसरी बार कर रहे हो, तो थोड़ा आपको वहाँ से भी हेल्प मिल गई होगी। बट ये सोचो
क्या अगर ये क्वेश्चन आप पहली बार करो तो क्या सच में आप 2 मिनट में इसको एकदम परफेक्टली अरेंज कर लोगे? तो वो सोचने वाली बात है। आओ इसको मेरे साथ साथ देखते हैं, मैं स्टिल इसका आंसर एक्सप्लेन करता हूँ। इसका आंसर क्या होगा, पहले तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ क्या है। 2314 इज द आंसर। तो यस, लॉट ऑफ यू वुड हैव गॉट इट राइट, बट आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू वुड हैव गॉट इट रॉन्ग। काफ़ी लोग बोलेंगे अरे धत तेरे की सर, बहुत क्लोज था सर, एकदम क्लोज था, मतलब सर ये था, ये आप समझ लो, ये बस ये इधर 2 का 3 का 1 हो गया, 4 का 3 हो गया, ये एक बस इधर का इधर हो जाता ना तो मेरा सही हो जाता। यही दिक्कत है पैराजंबल में, सब्जेक्टिव पैराजंबल में होता ही है। यू वुड ऑलवेज फील दैट यू आर वेरी क्लोज एंड येट एक्चुअली यू वुड बी वेरी फार। ठीक है, अब मैं सारे सेंटेंसेस ना पढ़ के ना सीधा आपको ऑर्डर समझाने की मदद करता हूँ कि कौन सी चीज़ थी जो आप आइडेंटिफाई कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, आओ मेरे साथ देखो, पहले 2 देखो, कहते हैं रिलेशनशिप्स आर नथिंग विदाउट कम्युनिकेशन। क्या मतलब हुआ? रिलेशनशिप्स बिना कम्युनिकेशन के कुछ नहीं होते। इसका क्या मतलब है? रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? कम्युनिकेशन का। काफ़ी लोग बोलेंगे सच बात है सर, कम्युनिकेशन इज द की टू रिलेशनशिप। सही बात है। ये कम्युनिकेशन जो है इट ब्रिंग्स देम इनटू बीइंग। बीइंग का मतलब क्या हो गया? एग्जिस्टेंस। मतलब कौन सी चीज़ है जो रिलेशनशिप को एग्जिस्टेंस में लेके आती है? कम्युनिकेशन। कहता है कि जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये कनेक्टेड होती है टू द नॉलेज शेयर्ड बाय इंटरलॉक्यूटर्स। अगेन मुझे ये शायद अच्छे से नहीं भी समझ में आया, बट मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ यार, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिलेशनशिप में। ये नहीं समझ में आया, कट कर दो। एंड स्कॉलर्स शुड अटेंड टू हिस्ट्रीज इन देयर एनालिसिस। और स्कॉलर्स को अपनी एनालिसिस में क्या करना चाहिए? हिस्ट्रीज पे तवज्जो देनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। अब अगला सेंटेंस मेरे साथ पढ़ो। अगला सेंटेंस कहता है अ फोकोडियन अप्रोच। तो मुझे नहीं पता कि फोकोडियन अप्रोच क्या होती है। एफ अप्रोच तो एक कोई पर्टिकुलर अप्रोच है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है, कोई पर्टिकुलर निज़ाम है। तो इस निज़ाम में, इस अप्रोच में क्या होता है? ये जो अप्रोच है रिलेशनशिप्स को लेके, इट गोज बियॉन्ड दीज कंसेप्शन। तो ये जो एफ अप्रोच है ये इस कंसेप्शन के आगे जाती है, इन कंसेप्शंस के आगे जाती है। कौन से कंसेप्शंस हैं? कंसेप्शन ऑफ डिस्कोर्स एंड हिस्ट्री। तो मुझे बताओ इसके पीछे वाले सेंटेंस में क्या होना चाहिए? इसके पीछे वाले सेंटेंस में इन अप्रोचेस के बारे में बात होनी चाहिए ना। तो कौन सा सेंटेंस है जहाँ पे आपको ये अप्रोचेस मिल रही हैं? अप्रोचेस रिलेटेड टू डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब बातचीत, कॉन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन। एंड अप्रोच रिलेटेड टू हिस्ट्री। तो अब देख पा रहे हो कि हिस्ट्री और डिस्कोर्स से रिलेटेड बात, यानी कि रिलेशनशिप में इन कॉन्सेप्ट्स की इंपॉर्टेंस तो 2 में हुई थी। तो अब समझ में आया कि क्यों मैं श्योर हूँ कि 2 के बाद 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका एक पेयर बन गया कि क्यों 2 के बाद 3 आएगा, क्योंकि 2 वो सेंटेंस था जिसने पहली बार बात करी किस तरीके से रिलेशनशिप में डिस्कोर्स की और हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस होती है, होनी चाहिए। और 3 ने बोला कि दीज कंसेप्शंस ऑफ हिस्ट्री, दीज कंसेप्शंस ऑफ हिस्ट्री एंड डिस्कोर्स। यस, ओके। जो एफ अप्रोच है वो इन कंसेप्शंस के आगे जाती है। इन कंसेप्शंस के आगे जाती है तो कहाँ जाती है? इन कंसेप्शन के आगे जाती है तो किस कॉन्सेप्ट की बात करती है? तो ये बात करती है मैक्रो लेवल रिजीम्स ऑफ ट्रूथ की। तो ये अप्रोच कहती है कि जो रिजीम्स ऑफ ट्रूथ है ना, दे कॉन्स्टिट्यूट रिलेशनशिप। मतलब ये जो एफ वाली अप्रोच है, इसका मानना है कि हिस्ट्री और डिस्कोर्स से आगे और भी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है रिलेशनशिप को, जो इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप के लिए। और वो क्या है? रेजीम ऑफ ट्रूथ। तो आगे क्या आना चाहिए बताओ? वुड यू अग्री कि आगे इस रेजीम के बारे में, रेजीम्स ऑफ ट्रूथ के बारे में आना चाहिए कि भाई हाउ और वाई इज दिस रेजीम ऑफ ट्रूथ सो इम्पॉर्टेंट फॉर रिलेशनशिप्स? तो कौन सा सेंटेंस है जो इस प्रेडिक्शन को आंसर कर रहा है? 1 बोलता है कि इट इज़ रेजीम्स ऑफ ट्रूथ दैट मेक सर्टन रिलेशनशिप स्पीकेबल। तो किस तरीके से इंपॉर्टेंस बता रहा है कि कैसे रेजीम्स ऑफ ट्रूथ क्या करते हैं? रेजीम्स ऑफ ट्रूथ रिलेशनशिप्स को स्पीकेबल बनाते हैं, रिलेशनशिप्स को बोलने लायक बनाते हैं। तो इसलिए हमारा 1 आ जाएगा जो इलेबोरेट कर रहा है। अंडरस्टैंड कि 3 में इंट्रोड्यूस किया गया है रेजीम्स ऑफ ट्रूथ को, और जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है रेजीम्स ऑफ ट्रूथ को 3 में, उसको एलैबोरेट कौन कर रहा है? सो 3 इंट्रोड्यूसेस रेजीम्स ऑफ ट्रूथ, 4 elaborates, 1 elaborates it. अब हमारे पास एक बचा और 4, reconsidering micro practices within relationships that are constituted within and simultaneously contributed to. तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं? reconsider कर रहे हैं माइक्रो प्रैक्टिसेस को।
माइक्रो प्रैक्टिसेस में क्या आता है, ये जो पीछे बात हो रही थी ना हिस्ट्री वगैरह, ये माइक्रो प्रैक्टिसेस में आता है। मैक्रो प्रैक्टिसेस में क्या आता है, रेजीम्स ऑफ ट्रूथ आता है। तो जब हम माइक्रो प्रैक्टिसेस को रिकंसिडर करते हैं, रिलेशनशिप के अंदर जो माइक्रो प्रैक्टिसेस उनको रिकंसिडर करते हैं, तो हम किसको एक्नॉलेज करते हैं, किसकी बात करते हैं? तो रेजीम्स ऑफ ट्रूथ इन दैट केस एक्नॉलेज करता है कि पावर या नॉलेज की कितनी तगड़ी पोजीशन होती है, जिसको हम आगे चल के ट्रू या रियल मानते हैं। इन शॉर्ट 4 लास्ट में आके काइंड ऑफ सम अप कर रहा है बात को। सो दिस इज़ वाई द आंसर द ऑर्डर वुड बी 4 3 1 4। एंड आई एम श्योर आप लोग मानोगे कि हाँ सर ये छोड़ने वाला ही था, ये ऐसा पैरा जंबल था कि जिसको 30 सेकंड में छोड़ दिया तो बस वही सुख है। तो दोबारा से बात वही आ जाती है यार कि पैरा जंबल करने होते हैं कि छोड़ने होते हैं। तो दोबारा से उसी पॉइंट पे आ जाओ कि पैरा जंबल कैन बी एन एक्सेलेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम or can be a very poor investment of time. For example, this would have certainly been a poor investment of time, but जो पिछला पैरा जंबल था it would have been an excellent investment of time. तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि हम पहले 30 सेकंड्स में डिटरमिन कर लें कि कौन सा पैरा जंबल करने वाला है और कौन सा छोड़ने वाला है। जो करने वाला है उस पर हम 90 सेकंड और खर्च करेंगे, उस पर 2 मिनट लगाएंगे, और वहाँ भी 2 ही मिनट लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये बात याद रखना कि करने वाले पैरा जंबल का मतलब ये नहीं है कि अब तो जितना टाइम लगेगा। ईगो पे मत ले लेना कि आज तो ये पैरा जंबल सॉल्व होगा, आज या तो मैं नहीं या ये नहीं, तो वो पैरा जंबल कहाँ जा रहा है, वो तो वहीं पे है, तुम्हारा ही पेपर VARC बर्बाद होगा। तो अगर जो पैरा जंबल करना भी है तो आपके पास यू हैव अ मैक्सिमम ऑफ 2 मिनट्स। 30 सेकंड्स में रीडिंग करो, 30 सेकंड्स में सेंटेंसेस पढ़ो और सोचो कि करने वाला पैरा जंबल है छोड़ने वाला। अगर आपको छोड़ने वाला लग रहा है तो कुछ भी मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। 30 सेकंड लगा दिए, वो तो वापस नहीं आएंगे, और टाइम वेस्ट मत करो। अगर करने वाला भी लग रहा है पैरा जंबल तो भी आपको मैक्सिमम 90 सेकंड्स देने हैं, और 90 सेकंड के एंड में यू हैव टू मार्क योर आंसर। ओके, ऑल राइट, बढ़िया। लास्ट पैरा जंबल पे चलें। ऑल राइट, इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन करें, आपको बता दूं कि रमन सर की अरिथमेटिक डे मैराथन बिल्कुल अब बहुत पास आ गई है, 1 नवंबर को 8 PM। तो मेक श्योर दैट दिस इज़ वन मैराथन यू कैन नॉट मिस। लोग इंतज़ार करते हैं इसका कि हाय कब आएगी, रमन सर की मैराथन कब आएगी। ऑल्सो आप मेरी लास्ट लैप वर्कशॉप्स मत मिस करिएगा। दिस इज़ द VARC वीक। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर LRDI वीक आ गया, VARC वीक भी आना चाहिए, तो ये लो VARC वीक भी आ गया। 4 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, दीज आर द 3 डेट्स। सारे के सारे सेशंस यूट्यूब पे होंगे एंड द टाइमिंग विल बी 9 PM। रमन सर की वर्कशॉप 1 नवंबर को 8 PM, मेरी वर्कशॉप 4 नवंबर को 9 PM। तो 4, 6, 8 दीज आर द 3 डेट्स। टॉपिक्स भी मैंने मार्क कर दिए, मेक श्योर यू डू नॉट मिस। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो लास्ट पैरा जंबल अगेन 30 सेकंड्स दूंगा आपको। 30 सेकंड्स में जल्दी से सेंटेंसेस पढ़ लीजिए। ऑल राइट, टाइम अप आपका। आपने 30-35 सेंटेंसेस लिए, सारे सेंटेंसेस पढ़े। क्या बोलते हो, करने वाला पैरा जंबल लग रहा है कि छोड़ने वाला? ऑल राइट, तो 90% लोगों को लग रहा है कि ये करने वाला है, 90% लोग बोल रहे हैं कि करना चाहिए, तो ठीक है बिल्कुल। तो अगर ये करना है तो आपको मैं कितना टाइम दूंगा? एग्जैक्टली 90 सेकेंड्स और दूंगा, और 90 सेकेंड के बाद आपको आंसर एंटर करना पड़ेगा। स्टार्ट। ऑल राइट, अगर आपने अब तक आंसर नहीं डाला तो आपका आंसर वैसे भी काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम ही मिल गया। चलो आओ। नहीं नहीं, ये पैरा जंबल का लास्ट क्वेश्चन है, इसके पास बस 2 ऑड वन आउट के और क्वेश्चंस हैं, बस ज़्यादा तो बचा ही नहीं अब कुछ यार। अब तो बस हाथी की पूंछ पूंछ रह गई है। तो मेरे साथ साथ देखते हैं। मैंने इसका आंसर आप कंफर्म कर लूँगा, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं। कहते हैं बिजनेस फाइंड ऑटोमेशंस सच एज ब्ला 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 अ बिग एसेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो शॉर्ट में अगर देखें, बिजनेसेस को क्या लगता है, बिजनेसेस फाइंड ऑटोमेशन अ बिग एसेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो बिजनेसेस को लगता है कि ऑटोमेशन जो है वो प्रोडक्टिविटी को लेके बहुत बड़ा एसेट है। बट इन रिसेंट ईयर्स रोबोटिक्स हैज़ हैड इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। तो रिसेंट ईयर्स में रोबोटिक्स की वजह से क्या हुआ है, बहुत तगड़ा इंक्रीजिंग इम्पैक्ट हुआ है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। हैज़ हैड इंक्रीजिंग, हैड इंक्रीज्ड
अनएम्प्लॉयमेंट नॉट जस्ट ऑफ मैनुअल लेबर, कॉमा के बाद एज आ गया तो उसको मारो गोली। मोटा मोटा ये है कि रिसेंट ईयर्स में रोबोटिक्स की वजह से क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। फॉर ईयर्स पॉलिटिशियंस हैव प्रॉमिस्ड वर्कर्स दैट दे वुड ब्रिंग बैक देयर जॉब्स बाय क्लैंपिंग डाउन ऑन ट्रेड, ऑफ शोरिंग एंड इमिग्रेशन। तो सालों से पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, सालों से पॉलिटिशियन कह रहे हैं कि हम आपकी नौकरियां वापस ले आएंगे। कैसे वापस ले आएंगे, हम ट्रेड बंद कर देंगे, हम इमिग्रेशन रोक देंगे। नाउ वुड यू अग्री कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस। आप इनफैक्ट यूएस क्या पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो राइट विंग इज ऑन द राइज। मतलब आप चाहे ब्राज़ील का बोल्सोनारो हो गया, आपका यूएस में ट्रम्प हो गया, चाहे आप यूरोप में देखोगे मल्टीपल जगहों पे, इनफैक्ट इवन हमारे एशिया में भी काफ़ी जगहों पे देखने को मिल रहा है। तो एक जो स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स होती है ना, एक बंदा जो बोलता है कि मैं पहले जैसा कर दूंगा, जैसे पहला था वैसा कर दूंगा, कि जैसी पहली सिचुएशन थी, जैसे गोल्डन डेज थे, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये काफ़ी चल रहा है आजकल। तो कह रहा है कि फॉर ईयर्स पॉलिटिशियंस क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आपकी नौकरियां वापस ले आएंगे। कैसे, हम ट्रेड बंद कर देंगे, वही ट्रेड टैरिफ लगा देंगे, ट्रंप जैसे लगा रहा है। हम जॉब्स की ऑफ शोरिंग बंद कर देंगे कि अमेरिका की जॉब अमेरिका में ही रहेंगी, बाहर से लोग काम करने नहीं आएंगे, अमेरिकन जॉब्स अमेरिकन के लिए है। आगे, इकोनॉमिस्ट्स बेस्ड ऑन देयर रिसर्च से दैट द बिगर थ्रेट टू जॉब्स नाउ इज नॉट इन ग्लोबलाइजेशन बट ऑटोमेशन। तो ये मुझे कनेक्शन मिला। क्या कनेक्शन मिला, 3 के बाद वह 4 वाला मिला। क्यों, क्योंकि सालों से पॉलिटिशियंस क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि हम ट्रेड, ऑफ शोरिंग और इमिग्रेशन को बंद करके नौकरियां वापस ले आएंगे। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन, देखा जाए तो ये तीनों ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं ना। ट्रेड इज ग्लोबलाइजेशन, ऑफ शोरिंग इज ग्लोबलाइजेशन, इमिग्रेशन इज ग्लोबलाइजेशन। तो पॉलिटिशियंस ये बोलते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन को रोक देंगे और तुम्हारी नौकरियां बचाएंगे। 4 बोलता है कि हाउएवर देयर इज अ बिगर थ्रेट, ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा बड़ा खतरा कहाँ से है, ग्लोबलाइजेशन से ज़्यादा बड़ा खतरा ऑटोमेशन से है। अब आगे क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए कैसे भाई, ऑटोमेशन से ज़्यादा बड़ा खतरा कैसे है, हाउ। तो कौन सा सेंटेंस बता रहा है कि ऑटोमेशन से खतरा है, 1 बता रहा है। 1 ने यही बोला कि भाई बिजनेसेस को लगता है कि ऑटोमेशन बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और बढ़ती भी होगी, पॉजिटिव बोल रहा है ऑटोमेशन को लेके। 2 बोलता है बट, तो बिजनेसेस को लगता है कि ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और बढ़ती भी होगी, बट इन रीसेंट ईयर्स रोबोटिक्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो देख रहे हो कैसे पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आया। तो मुझे जस्टिफिकेशन मिल गई 1 के बाद 2 क्यों आ रहा है। 1 बोल रहा है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है ऑटोमेशन का, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बट नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट ये कि नौकरियां जाती हैं। और अब हमें समझ में आया कि इकोनॉमिस्ट्स क्यों बोल रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा खतरा यहाँ से है। तो 3, 4, 1, 2 इज़ द आंसर। अब अगेन ऐसा नहीं है कि सब लोगों का ये सही हुआ होगा, बट काफ़ी लोगों का सही हुआ होगा, और जिनका नहीं भी सही हुआ वो मानेंगे कि हाँ यार ये सही हो सकता था, मैंने कुछ गलती करी, मैंने ऊपर नीचे कर दिया थोड़ा, अदरवाइज ये क्वेश्चन किया जा सकता था, ये डूएबल था। यस, तो बिल्कुल मैं भी मानता हूँ कि ये पैरा जंबल एटलीस्ट अटेम्प्ट करने लायक था। देखो इस बात को समझो, अगर आपको 30 सेकंड की नॉर्मल रीडिंग के बाद गट फीलिंग आ रही है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ये सही होगा। जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो ना, वहाँ पे भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग 50% सही होगा, 50% गलत होगा। बट जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, वहाँ तो मान के चलो कि 90% केसेस में गलत ही होगा। 10% में यहाँ भी सही हो सकता है, बट अगेन अपन इस 10% का रिस्क तो नहीं लेंगे ना। इस 10% के लिए तो हम 90 सेकेंड नहीं लगाते फिरेंगे। समझ में आती है बात? बढ़िया, मज़ा आया। ओके, पीछे कोई लिख रहा था कि आपको शायरी का इतना शौक कैसे है, क्या बात है, आपको नहीं है शायरी का शौक, होना चाहिए, मतलब अच्छी चीज़ है। तेरी नफ़रतों को प्यार की खुशबू बना देता, मेरे बस में घर होता तुझे उर्दू सिखा देता। क्या बात है, वाह वाह। चलो लास्ट क्वेश्चन टाइप पे आ जाते हैं। हमने पैरा जंबल कर लिए 3, हमने समरी कर लिए 3, अब हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे हैं ऑड वन आउट के। ठीक है, तो ऑड वन आउट के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, व्हाट आर द थिंग्स टू कीप इन माइंड वाइल सॉल्विंग ऑड वन आउट। तो अगेन कुछ एक मेरे पास लिस्ट ऑफ पॉइंटर्स है जो मैं अपने वीए प्रैक्टिस सेशन में भी यूज़ करता रहता हूँ, तो वही मैं एक बार लिस्ट खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ रेलिवेंट पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ऑड वन आउट में, मैंने आपको पहले भी बताया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू ऑड वन आउट इज़ कि आप ये मत सोचो कि कौन सा सेंटेंस ऑड है। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं।
लोगों को लगता है कि 5 सेंटेंसेस दिए हैं, मुझे बताना है कौन सा सेंटेंस ऑड है, कौन सा वियर्ड है, कौन सा डिफरेंट है, कौन सा यूनिक है। नहीं, अगर आप ऑडिटी पे फोकस करोगे तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। आपको ऑड वन आउट ढूंढना है। फोकस ऑन सिमिलैरिटी, दिस इज द बिगेस्ट लोकेशिज्म ट्रिक दैट आई हैव। नेवर फोकस ऑन द ऑड वन आउट, इंस्टेड फोकस किस पे करो, फोकस सिमिलैरिटी पे करो। फोकस इस पे करो कि कौन से सेंटेंसेस एक जैसे हैं, कौन से सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड है। इनफैक्ट इसी को मैंने दोहा भी बोला था, मैंने कहा गया, अच्छा वो आई थिंक अलग फाइल है, मैं ले आता हूँ, वो वाली फाइल भी ले आता हूँ। सो मैं कुछ आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, सो हियर इट कम्स। तो जब मैं ऑड वन आउट अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ तो एक लाइन है मेरी, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो देखो, ये मैंने दोहा बनाया था कि ऑड जो वेखन मैं गया तो ऑड मिला हर कोई। अगर आप सच में ऑड ढूंढने जाओगे ना कि कौन सा सेंटेंस ऑड है, तो हर सेंटेंस ऑड लगेगा। जो ऑड जो वेखन मैं गया ऑड मिला हर कोई, जे मैं वेख्या सिमिलैरिटी, फिर क्वेश्चन गलत ना हुई। तो अगर आप ढूंढने जाओगे कि कौन सा सेंटेंस ऑड है तो सारे सेंटेंस ऑड लगेंगे। बट अगर आप अपना पर्सपेक्टिव चेंज करो, अपनी सोच बदलो, आप ये सोचो कि मुझे ऑड नहीं ढूंढना, मुझे सिमिलैरिटी ढूंढनी है, मुझे ढूंढना है कि कौन से सेंटेंसेज हैं जो आपस में कनेक्टेड है, तब आपके क्वेश्चन फिर गलत नहीं होंगे, ऐसा संत लोकेश दास ने कहा है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस। सारे सेंटेंसेस आपको देता हूँ, आप देखना कौन से सिमिलर हैं। ठीक है, ऑलराइट, हियर यू गो। टाइमर स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दूंगा। चलो मेरे साथ देखते हैं। कहता है कि ये टिपिकल एग्जाम्पल इज विकीपीडिया। मुझे बताओ, अगर इस सेंटेंस को इंक्लूड करना है आपको पैराग्राफ में, आप ऑड वन आउट में क्या कर रहे हो, एसेंशियली आप एक पैराग्राफ फॉर्म कर रहे हो। अगर आप क्वेश्चन भी पढ़ो तो वो यही बोलता है कि 4 ऑफ देम कैन बी पुट टुगेदर टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। क्या मतलब, 5 सेंटेंसेस दिए हैं, इन 5 में से आप 4 को साथ में रख के एक सेंसिबल पैराग्राफ बना सकते हो। आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस है जो उस पैराग्राफ का हिस्सा नहीं होगा। तो व्हाट वी आर एसेंशियली डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू फॉर्म अ पैराग्राफ, राइट। तो अगर आप उस पैराग्राफ में ए सेंटेंस को रखना चाहते हो जो बोलता है कि ये टिपिकल एग्जाम्पल इज विकीपीडिया, तो पीछे क्या आना चाहिए, कौन सा सेंटेंस चाहिए भाई, किस चीज़ का एग्जाम्पल, किस चीज़ का एग्जाम्पल है विकीपीडिया, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स मेल होते हैं और इसीलिए जो अवेलेबल कंटेंट होता है वो सिर्फ आदमियों के इंटरेस्ट दिखाता है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, क्या लगता है आपको। 3 देखो, कहता है ग्रॉस जेंडर इनइक्वालिटी इन टेक्नोलॉजी सेक्टर इज प्रॉब्लमैटिक। तो ऑथर बोलता है कि टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत तगड़ी जेंडर इनइक्वालिटी है और ये प्रॉब्लमैटिक है। क्यों प्रॉब्लमैटिक है, कि प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि टेक्नोलॉजी जो डिज़ाइंस होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने मेकर्स की वैल्यू को एम्बॉडी करते हैं। मतलब अगर सारे मेल मेल होंगे तो मेल वैल्यूज़ को ही एम्बॉडी किया जाएगा। कहना ऐसे उसी का एग्जाम्पल है कि वन एग्जाम्पल इज़ विकीपीडिया, जहाँ पे ज़्यादातर कंट्रीब्यूटर मेल हैं और इसीलिए जो कंटेंट है वो उन्हीं के इंटरेस्ट या उन्हीं की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो अब मुझे समझ में आया कि किस तरीके से 3 और 2 डेफिनेटली कनेक्टेड है। ओके, यही आपको भी करना चाहिए। यू कैन ऑलवेज स्टार्ट बाय आइडेंटिफाइंग 2 सेंटेंसेज विच आर डेफिनेटली कनेक्टेड। यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है कि बिगिन विद 2 सेंटेंसेज विच आर डेफिनेटली कनेक्टेड, और उसके बाद उसमें ऐड करते जाओ। जैसे 2 सेंटेंस आपको यहाँ पे मिल गए जो डेफिनेटली कनेक्टेड है, अब इसमें ऐड करो। तो 3-2 बोल रहा है कि काफ़ी जेंडर इक्वालिटी है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, और उससे दिक्कत ये होती है कि जो जब इनक्वालिटी होती है जेंडर की, तो जो मेकर्स हैं उन्हीं की वैल्यूज़ रिफ्लेक्ट होती है, जैसा विकीपीडिया में हो रही है। ठीक है, वाइल रिड्रेसिंग अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन वर्क प्लेस। ठीक है, ओके, इफ़ टेक्नोलॉजी मेयरली रिफ्लेक्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ मेल स्टीरियोटाइप, यही बात आ रही है यहाँ पे। कह रहा है कि अगर जो टेक्नोलॉजी है वो केवल मेल स्टीरियोटाइप को रिफ्लेक्ट करेगी, तो जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो डाइवर्स सोशल कॉन्टेक्स्ट को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। अगेन बिल्कुल वैसे ही जैसे विकीपीडिया नहीं कर पा रहा। तो कहना इसे कि जैसे 3, सॉरी मैंने गलती से 2 लिख दिया, यू नो कि मैंने एक्सप्लेन 3-1 किया। तो 3-1 कनेक्टेड है, और अब एक और सेंटेंस जो डेफिनेटली साथ में जा रहा है वो क्या है, 5। सो कहना इसे कि 3-5-1 डेफिनेटली साथ में आएगा। तो मैंने शुरुआत में 2 सेंटेंसेस पकड़ लिए जो डेफिनेटली कनेक्टेड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी में ऐड कर रहा हूँ कि इसी आइडिया में कौन ऐड कर रहे हैं। 3 सेंटेंस अपने आ गए, क्या कोई थीम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं हम। और ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सारे सेंटेंसेस आराम से पढ़ते हैं, हर सेंटेंस का मीनिंग समझते हैं,
और हम टुवर्ड्स द एंड एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं कि यार अगर मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ देखूं तो इस पूरे के पूरे पैराग्राफ का सब्जेक्ट क्या है, इसका थीम क्या है, इसका टॉपिक क्या है। तो आप बताओ क्या कोई थीम एमर्ज कर रहा है यहाँ पे? मुझे तो लग रहा है कि जो थीम एमर्ज कर रहा है वो ये कि किस तरीके से जेंडर इनइक्वालिटी है टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इट टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड द इम्पैक्ट ऑफ इट, कि हाउ देर इज जेंडर इनइक्वालिटी इन टेक्नोलॉजी सेक्टर एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ इट। अब मेरे पास दो सेंटेंसेस बचे हैं, कौन से, 2 and 4। अब ऑफ कोर्स मैं दोनों को तो इंक्लूड नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से किसी एक को देखूं तो कौन सा एक सेंटेंस है जो उसको इस पैराग्राफ में फिट कर सकता हूं। आप यूँ समझो, मेरे पास गाड़ी में 4 जगह हैं, 4 में से 3 लोग ऑलरेडी बैठ चुके हैं, चौथा बंदा बिठाना है, और चौथा बंदा ऐसा बिठाना है जो इन तीनों के साथ जेलअप कर पाए, मतलब एक कोहेरेंस बन पाए। तो 2 पढ़ते हैं। विदाउट डाइवर्सिटी ऑफ थॉट, अगर थॉट और रिप्रेजेंटेशन की डाइवर्सिटी ना हो, मतलब अगर एक ही टाइप का थॉट या एक ही तरह की रिप्रेजेंटेशन हो, तो सोसाइटी क्या हो जाएगी, उससे डिस्टॉर्टेड पिक्चर मिलेगी आपको फ्यूचर ऑप्शंस की, विच आर लाइकली टू फर्दर एनहेंस एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी। तो पहले से इनइक्वालिटीज़ हैं और वो इनइक्वालिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी अगर डाइवर्सिटी ऑफ थॉट और रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, ठीक है, हो सकता है। वाइल रिड्रेसिंग अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन वर्क प्लेस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। तो जो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है उसको एड्रेस करना एक सही दिशा में एक सही कदम है। हमको ब्रॉडर सोशल चेंज की ज़रूरत होगी ताकि हम स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस कर पाए जो कि एम्बेडेड है विद इन द करंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। ये भी बात कर रहा है कि आपको इनइक्वालिटीज़ को एड्रेस करना है, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों में से कोई जेंडर इनइक्वालिटीज़ की बात नहीं कर रहा ना। सोचो, 2 ने बोला कि अगर डाइवर्सिटी ऑफ थॉट और रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, डाइवर्सिटी तो यूँ भी हो सकती है ना कि सिर्फ लेट्स से एक रिलीजन के लोग ना हो, या एक कास्ट के लोग ना हो, या फिर एक पॉलिटिकल बिलीफ के लोग ना हो, या एक कंट्री के लोग ना हो। डाइवर्सिटी के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अगर ये बोल देता कि विदाउट जेंडर डाइवर्सिटी तो बेटर होता, या ये बोल देता ऑगमेंटिंग एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वालिटीज़, तो क्लियरली तो ना 2 बात कर रहा है जेंडर इनइक्वालिटी की, ना 4 बात कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस, कोई ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि ये वो सेंटेंस है जो आएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग एट दिस पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि 2 या 4 में से कोई भी आंसर हो सकता है। दोनों के 50-50% चांस है। तो मुझे क्या करना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक मार्क कर दो। इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं टाइम वेस्ट ना करूं। मुझे इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे पास ऑड वन आउट के क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम होता है, आइडियली 90 सेकेंड। तो मैं जब एनालिसिस सेशन भी लेता हूँ तो आप देखते होगे कि मैं 90 सेकेंड का टाइमर लगाता हूँ। तो आइडियली यू हैव 90 सेकेंड, बट मैक्सिमम यू कैन टेक 2 मिनट्स। उसके बाद कुछ ना कुछ मार्क कर दो। देखो, अगर मैं कुछ भी मार्क करता हूँ अभी तो 50% चांस है ना कि मेरा सही होगा, ठीक है। 50% चांस है कि खत्म मेरा सही होगा, तो कुछ ना कुछ तो मार्क कर ही सकते हैं। कैट ने इसका आंसर 4 दिया, ठीक है। अब अगेन आप डिसएग्री कर सकते हो, एंड फ्रैंकली इवन आई अग्री कि 4 भी तो मोटा मोटा वही बोल रहा है जो 2 बोल रहा है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 and 4? तो मुझे तो ऐसा सच कोई नहीं लग रहा। थोड़ा सा एक फ़र्क बेसिकली बस ये हो सकता है कि 4 सोल्यूशन की बात कर रहा है, 2 बता रहा है कि अगर ये इसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब जो अभी सिचुएशन है व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट और व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ इट। और 4 ये बता रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। दोनों में से कोई भी क्लैरिफाई नहीं कर रहा या इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि वी आर टॉकिंग अबाउट जेंडर इनइक्वालिटी। यस, 4 में वर्क प्लेस आ गया जो न्यू है। नहीं, वर्क प्लेस न्यू तो नहीं है। हम टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात कर रहे थे। ठीक है, कह सकते हो आप कि वो वर्क प्लेस की बात कर रहा है। मतलब वो क्या है कि जस्टिफाई करने वाली बात हो जाती है कि आपने, अगर आपको पता है कि आंसर 4 है तो कुछ ना कुछ करके आप उसमें कुछ ना कुछ निकाल लोगे कि अच्छा ये नहीं है, अच्छा इसके अंदर वो नहीं है। बट अगर आप एक अनबायस्ड वेज में देखो, लेट्स से आपको इसका आंसर नहीं पता, तो अनबायस्ड वे से देखो तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही जस्टिफाई हो सकते हैं, मतलब दोनों बराबर ही हैं। तो आई वुड से कि मेरे हिसाब से तो 2 and 4 आर इक्वली फिट, दे आर इक्वली वैलिड और इनवैलिड एज आंसर। तो अब इसके बाद तो वो है कि ठीक है, अगर मेरे को पता है कैट ने 4 आंसर दिए तो जैसे तैसे करके जस्टिफाई कर दूं, तो वो ओपन करते नहीं है, ठीक है। अब कोई बोल रहा है कि स्ट्रक्चरल कहीं पे दिया नहीं है, तो
स्ट्रक्चरल अगर कहीं नहीं दिया तो वो तो इस तरीके से फ्यूचर ऑप्शन भी कहीं नहीं दिया। तो इस तरीके से कभी नहीं देखना होता कि स्ट्रक्चरल कहीं नहीं दिया हुआ। भाई वो तो हर ऑप्शन में, हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बाकी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है यार, बाकी अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 4 ऑड 1 आउट है तो कर सकते हैं। नहीं, मैं कैसा क्या बोलूँ, मैं तो मान ही रहा हूँ कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मेरे पास 2 या 4 में से कोई क्लियर ऑप्शन है, क्लियर आंसर नहीं है। मैं तो कुछ ना कुछ डाल देता और आगे चला जाता। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ कैट 21 स्लॉट 3। कॉन्ग्रेचुलेशन, लास्ट क्वेश्चन कैट 23 स्लॉट 3 ऑड 1 आउट। 2 मिनट का टाइम है, अटेम्प्ट करो फिर डिस्कस करेंगे। संकल्प 5 सितंबर से है, लिखा हुआ है भाई। पूरे बैच में यही तो बोलता जा रहा हूँ, सबका संकल्प 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, संकल्प बूस्टर प्रो। ऑल राइट, टाइम्स अप। मैं पोल एंड कर रहा हूँ आपका। ऑल राइट, चलो। एरिना सेज ब्रेन्स नॉट वर्किंग एनी मोर, कांट ब्लेम ब्रेन फॉर दैट। सी फ्रैंकली स्पीकिंग, 4-5 घंटे ना एक साथ पढ़ाई हो भी नहीं सकती, मतलब वो रियलिस्टिक भी नहीं है। ब्रेन की अपनी एक सैचुरेशन लिमिट होती है। एक बाल्टी है, अब बाल्टी भर गई, उसके बाद आप पानी डालते रहो तो वो बाल्टी के अंदर थोड़ी जा रहा है, वो तो पानी तो बाहर गिरता जा रहा है। तो यही रीज़न है कि बीच बीच में थोड़ी आपसे बात कर लेता हूँ, बीच बीच में थोड़ा कुछ हम ट्विस्ट ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिचार्ज हो जाए। बाकी इट इज़ परफेक्टली फाइन कि आप लोग बीच में कुछ खाने की, डिनर की ब्रेक पे चले गए, वो एकदम जायज़ है। मैं तो खैर अपना तो काम है, अपन तो कर रहे हैं। ऑल राइट, चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन का डिस्कशन है और फ्रैंकली ये तो डूएबल है, ये तो मेरे ख्याल से करने वाला ही है। क्यों करने वाला है? क्योंकि मुझे सीधा सीधा पता लग रहा है कि 5 में से 4 सेंटेंसेस ऐसे हैं जो बता रहे हैं चाइनीज़ बी स्कूल के बारे में। 5 में से 4 हमको बता रहे हैं कि किस तरीके से चाइनीज़ बी स्कूल क्या कर रहे हैं इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव। जैसे देखो, दे ऑफन इंक्लूड अ फाउंडेशन कोर्स ऑन नेविगेटिंग कैपिटलिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कौन है जो बता रहा है कि चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कैसे आप नेविगेट कर सकते हो कैपिटलिज्म को? तो ये वेस्टर्न स्कूल्स तो नहीं होगा ना भाई। वेस्टर्न स्कूल तो नहीं बताएंगे ना कि आप कैपिटलिज्म को चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कैसे टैकल कर सकते हो। आगे बोलता है एंड हैव रिप्लेस टिपिकल केसेस फ्रॉम यूएस कॉरपोरेट्स विद अ फोकस ऑन कैसे वेस्टर्न थ्योरीज अप्लाई होती हैं चाइनीज़ लोकल फर्म्स पे। तो यार वेस्टर्न स्कूल थोड़ी सिखाएंगे कि यूएस कॉरपोरेट केस स्टडीज़ की जगह हम फोकस करेंगे कि वेस्टर्न थ्योरीज चाइनीज़ फर्म पे कैसे अप्लाई होती हैं। तो एब्सोल्युटली इसकी तो कोई सेंस नहीं बनती। तो 3, ये जो दे है ये वेस्टर्न स्कूल्स के लिए तो नहीं है, तो एक इसके लिए बेस्ट बिजनेस स्कूल, चाइनीज़ बिजनेस स्कूल्स के लिए। तो जो बेस्ट चाइनीज़ बिजनेस स्कूल है वो बिल्कुल वेस्टर्न राइवल्स की तरह लगते हैं, बट, तो बट के बाद वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट दे आर नाउ ग्रोइंग डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे टीच एंड द करियर बूस्ट दे ऑफर। तो आगे क्या आना चाहिए? हाउ। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि किस तरीके से ये अलग है, किस तरीके से ये डिफरेंट है फ्रॉम द वेस्टर्न बी स्कूल्स। तो कैसे अलग है ये बता रहा है कि वो ये बताते हैं कि चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कैसे अप्लाई किया जाता है, ये बताते हैं कि कैसे वेस्टर्न थ्योरी चाइना की लोकल फॉर्म पे अप्लाई होती है। आगे, देयर बिजनेस कोर्सेज नाउ लार्जली केटर टू द ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम चाइना इंक। तो अगेन ये देयर बिजनेस कोर्सेज किसकी बात हो रही है? चाइनीज़ बिजनेस स्कूल के जो कोर्सेज हैं वो केटर करते हैं टू द ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम चाइना इंक विच हैज़ बिकम मोर ग्लोबल, रिचर एंड रेडी टू रिक्रूट फ्रॉम सीनोसेंट्रिक मतलब चाइना सेंट्रिक। इंडो सीनो वॉर क्या था? इंडिया चाइना वॉर को बोलते हैं। सो ये 3 सेंटेंसेस डेफिनेटली कनेक्टेड है। तो इससे क्या पता लग रहा है? इससे पता लग रहा है कि ये पैरा जंबल किस बारे में? द पैरा जंबल इज़ बेसिकली अबाउट कि किस तरीके से चाइनीज़ बिजनेस स्कूल जो है कैसे उन्होंने खुद को डिफ्रेंशिएट किया है, कैसे वो अलग ऑफरिंग दे रहे हैं। तो अब एक सेंटेंस और कौन आएगा आप बताओ? 4 आएगा कि 3 आएगा? 3 तो बता रहा है कि वेस्टर्न बी स्कूल्स क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। 4 बोलता है स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉ का क्या मतलब हो गया? बहुत बड़ी अट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन क्या होती है? दैट दे गेट टू रब शोल्डर्स विद द कैप्टन्स ऑफ चाइनाज प्राइवेट सेक्टर। कि मतलब चाइनीज़ प्राइवेट सेक्टर के जो हुज हुए हैं, जो सबसे बड़े वाले, सबसे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके साथ काम करेंगे। तो 4 और 3 में कौन आएगा? 4 फिर भी आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। आंसर इज 3। ठीक है,
आपको बता दूं कि रमन सर की अरिथमेटिक डे मैराथन बिल्कुल अब बहुत पास आ गई है 1 नवंबर को 8 PM। तो मेक श्योर दैट दिस इज़ वन मैराथन यू कैन नॉट मिस। लोग इंतज़ार करते हैं इसका कि हाय कब आएगी, रमन सर की मैराथन कब आएगी। ऑल्सो आप मेरी लास्ट लैप वर्कशॉप्स मत मिस करिएगा। दिस इज़ द VARC वीक। आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि सर LRDI वीक आ गया, VARC वीक भी आना चाहिए, तो ये लो VARC वीक भी आ गया। 4 नवंबर, 6 नवंबर, 8 नवंबर, दीज आर द 3 डेट्स। सारे के सारे सेशंस यूट्यूब पे होंगे एंड द टाइमिंग विल बी 9 PM। रमन सर की वर्कशॉप 1 नवंबर को 8 PM, मेरी वर्कशॉप 4 नवंबर को 9 PM। तो 4, 6, 8 दीज आर द 3 डेट्स। टॉपिक्स भी मैंने मार्क कर दिए हैं, मेक श्योर यू डू नॉट मिस। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।